जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग उभयलिंगिता और विषमवर्तिका तथा भ्रूणपोष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उभयलिंगिता, बेसिकली उभयलिंगिता होता है क्या है फ्रेंड्स के कुछ द्विलिंगी पौधे। हमने इसे पहले पिछले वीडियो में कवर किया हुआ था। तो इसका जो है इस चैप्टर का मतलब फ्रेंड्स बायोलॉजी का जो है जो भी वीडियो होगा फ्रेंड्स वो सब मैं डालता हूँ जो यूट्यूब पे। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करो, वहाँ पे आपको एकदम सीरियली वाइज वीडियो मिल जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर के अब तक जो मैंने वीडियो डाला है वो सब आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उभयलिंगिता क्या होता है, यानी कि हर्कोगेमी होता क्या है बेसिकली कि कुछ द्विलिंगी पौधे में नर तथा मादा दोनों एक ही समय परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक ही समय तो परिपक्व होते हैं, परंतु क्या होता है कि कुछ प्राकृतिक अवरोध यानी कि कुछ प्राकृतिक रुकावट के कारण क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है। स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता। अब स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है तो परागण की तो आवश्यकता होती है, तो परागण तो होना ही है। अब स्वपरागण की क्रिया नहीं होता तो अब होगा क्या? तो फिर उसके जगह जो है परपरागण की आवश्यकता पड़ जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उभयलिंगिता कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उभयलिंगिता बेसिकली जो है द्विलिंगी पौधे में नर तथा मादा जनन अंग दोनों तो एक समय परिपक्व होते हैं, लेकिन कुछ अवरोध के कारण यानी कि कुछ रुकावट के कारण क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता। अब स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है तो इसके लिए जो है परपरागण की आवश्यकता होती है, यानी परागण तो होना आवश्यक है। परागण नहीं होगा तो नए संतान की उत्पत्ति नहीं होगा, तो धीरे धीरे जो है वो प्रजाति क्या होगा फ्रेंड्स, वो प्रजाति समाप्त हो जाएगा। तो परागण होना आवश्यक है, तो अब यहाँ पे स्वपरागण तो होता नहीं है, तो परागण तो अब जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पर परागण की आवश्यकता हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्कोगेमी यानी कि उभयलिंगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगिता कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फ्रेंड्स ताकि नोट्स बनाने में हेल्प हो। तो उसको एक बार फिगर से भी देख लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका जो फिगर है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से है कि ये तो वर्तिकाग्र हो गया, यहाँ ये जो भाग है ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। अब यहाँ पे ये जो है इस यहाँ पे परागकोश है, ये क्या है, ये दोनों परागकोश है। अब इस परागकोश से जब परागकण निकलेगा तो वो यहाँ वर्तिकाग्र पर चिपकेगा, परंतु क्या होता है इन दोनों के बीच में जो है इस दोनों के बीच में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई रुकावट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है। जब स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है तब परपरागण की आवश्यकता होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगिता कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग चलते हैं विषमवर्तिकात्व की तरफ। तो विषमवर्तिकात्व क्या होता है बेसिकली कि द्विलिंगी पौधे में वर्तिका कभी कभी इतनी लंबी हो जाती है जिससे वर्तिकाग्र जो है और एंथर जो होता है परागकोश उसके बीच की दूरी काफ़ी अधिक हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है। तब उस स्थिति में भी परपरागण की आवश्यकता होती है, और जिसको हम लोग विषमवर्तिकात्व कहते हैं। इसको एक बार फिगर से भी देख लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। गैस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये जो है यहाँ पे ये जो वर्तिकाग्र इतना लंबा हो गया है कि ये जो परागकोश और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई। और यहाँ पे परागकोश इतना लंबा हो गया कि इसके बीच की दूरी क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि परागकण जो है परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण क्या होता है स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि वर्तिका की लंबाई इतनी ज़्यादा हो गई कि परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच की दूरी काफ़ी अधिक हो गई। और यहाँ पे क्या है इस फिगर में कि यहाँ पे जो है वर्तिकाग्र छोटा हो गया, परागकोश की जो लंबाई वो थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये क्या हो गया कि परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर आने में प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि परपरागण की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफिनीशन में भी लिखा है कि कुछ द्विलिंगी पौधे में जो है वर्तिका इतनी लंबी हो जाती है जिससे वर्तिकाग्र और परागकोश के यानी कि स्टिग्मा और एंथर के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता है। और स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाता तो परागण तो आवश्यक है। जब स्वपरागण की क्रिया नहीं होता तो उस स्थिति में क्या होता है, परपरागण की आवश्यकता होती है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमवर्तिकात्व कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, भ्रूणकोश। क्या है? भ्रूणकोश।
तो अब एम्ब्रियो से होता क्या है फ्रेंड्स कि भ्रूण कोश में जो है 8 केंद्रक पाया जाता है और ये त्रिगुणित होते हैं तथा इनमें जो है अनेक संरचना पाई जाती है जो क्या है निम्नलिखित है। पहला क्या है अंड समोच्च, दूसरा क्या है केंद्रक कोशिका और तीसरा क्या है प्रतिमुख कोशिका। यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग ये भ्रूण कोश का, और इसमें जो है ये यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस द्वार को हम बीजांड द्वार कहते हैं। इसकी चर्चा पिछली आई थिंक 12वें या 13वें वीडियो में मैंने किया था। पिछले क्लासों में इसकी चर्चा हो चुकी है फ्रेंड्स, एक बार मैंने किया था। और यहाँ पे ये दोनों जो कोशिका है ये क्या है, सहायक कोशिका, और ये बीच वाला जो बड़ा कोशिका है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंड कोशिका कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दो कोशिकाएं इसको ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्रुवीय केंद्रक भी बोलते हैं कभी कभी। ये जो है यहाँ पे ये चलाजल छोड़ है, यानी कि ये चलाजा जो है इस छोड़ के तरफ जो कोशिका पाया जाता है ये तीन कोशिका जो होते हैं फ्रेंड्स, इस तीनों कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ओके, हम लोग इसको जो है थोड़ा डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा अंड समूच, क्या है अंड समूच है फ्रेंड्स। अब ये अंड समूच होता क्या, बेसिकली बीजांड द्वार के समीप जो है 3 कोशिकाओं का समुच्च पाया जाता है। यानी कि ये जो है बीजांड द्वार, ये 3 कोशिकाएं जो है, ये 3 कोशिकाएं ये पूरे क्या होते हैं, अंड समूच होते हैं। ओके, तो जो समुच्च पाया जाता है यानी बीजांड द्वार के समीप, यानी बीजांड द्वार के नज़दीक जो एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड समुच्च कहते हैं। इनमें ऊपर की ओर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जिसे अंड कोशिका कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो बड़ी वाली कोशिका है ये ऊपर की ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अंड कोशिका कहते हैं। और ये दोनों कोशिका जो है इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, कहा जाता है। और यह पौधे के मादा युग्मक है। इनके नीचे 2 अन्य कोशिका पाए जाते हैं जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है। ओके, ये जो यहाँ पे आप ये दोनों कोशिकाएं देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके नीचे जो है अंड समुच्च के नीचे जो ये 2 कोशिकाएं, ऐसे क्या कहा जाता है, इसको ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। और इसके साइड में जो ये दोनों कोशिका इसको सहायक कोशिका कहते हैं। यहाँ पे क्या है, सहायक कोशिका कहा जाता है। और यह जो है एक रासायनिक पदार्थ को स्रावित करते हैं जिससे परागनली को अपनी ओर, यानी कि परागकण जो होता है वो क्या होता है, इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा कि इन तीनों कोशिकाओं के समुच्च को हम लोग क्या कहेंगे, अंड समुच्च कहेंगे। ओके, और इसमें जो है ये जो बीच वाला जो है, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो फिर बताने में सही रहेगा। ये बीच वाला जो है फ्रेंड्स ये थोड़ा ऊपर की ओर रहता है तो इसको हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। और ये दोनों जो है, ये दोनों कोशिका ये नीचे की ओर रहता है इसके अपेक्षा, तो इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो 2 कोशिकाएँ हैं इसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो फिर क्या है, केंद्रक कोशिका कहता अंड समुच्च के नीचे वाले भाग तथा भ्रूण कोश के मध्य भाग में पाए जाने वाले कोशिका को केंद्रक कोशिका कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है ये इसका मध्य भाग है, यानी कि भ्रूण कोश का मध्य भाग है। और ये प्रतिमुख कोशिका में ये जो कोशिका है ये सबसे ऊपर बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कोशिका कहते हैं। इसके निर्माण में 2 ध्रुवीय केंद्रक भाग लेते हैं। प्रत्येक ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। प्रत्येक ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका जो है ये क्या होते हैं, ये दो एक केंद्रक कोशिका के निर्माण में ये 2 भाग लेते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो ये दोनों केंद्रक संयुक्त होकर के द्वितीयक केंद्रक का जो है निर्माण कर लेता है और उसके बाद ये द्विनिषेचन में भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से भ्रूण का निर्माण होता है। जब ये द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक जो है वो जब अगुणित होते हैं और ये दोनों संयुक्त यानी मिल करके क्या कर लेते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। और जब द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है तब जाके वो क्या होता है, द्विनिषेचन में भाग लेता है और जिसके माध्यम से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा तीसरा क्या है, प्रतिमुख कोशिका। तो चलाजल छोड़ की ओर जो है 3 कोशिका के समुच्च पाए जाते हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या देखा था, ये जो चलाजा जो है इसके छोड़ जो मतलब चलाजा की तरफ जो ये 3 कोशिकाओं के समुच्च पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, बेसिकली प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। ओके,
प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। ये निषेचन के बाद या तुरंत नष्ट हो जाता है, यानी कि जब निषेचन होता है और उसके तुरंत बाद ही ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रतिमुख कोशिका का मुख्य कार्य भ्रूणपोष को जो है पोषण प्रदान करना होता है, यानी कि भ्रूणपोष का जो पोषण होता है वो प्रतिमुख कोशिका से मिलता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भ्रूणपोष का जो पोषण होता है वो किस कोशिका से होता है, तो प्रतिमुख कोशिका से होता है। अब जब निषेचन की क्रिया हो जाता है तो इसका कोई कार्य बचता नहीं है बेसिकली, तो ये क्या हो जाता है, तुरंत बाद ही नष्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई सा प्रश्न मन में उठता है तो आप लोग कमेंट में लिख दो, मैं उसका जवाब दूंगा फ्रेंड्स। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे परागन का मतलब पर परागन का माध्यम जो होता है, कीट परागन, जंतु परागन, पक्षी परागन इत्यादि बहुत सारे होते हैं, जल परागन। तो इस सब को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगा कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12 के उसको हेल्प हो सके। ओके फ्रेंड्स, और हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको जो है सीरियली बाय सारा वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स। चैप्टर 1 से लेके अभी तक जो भी मैंने बताया है वो सारा वीडियो मिल जाएगा, और आगे भी इसी तरह से बताता रहूँगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।